सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये क्वेश्चन उसी तरीके से तैयार किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यही कहूंगी कि प्लीज मैं जितनी भी चीजों को नोट करवाऊंगी प्लीज उसे नोट जरूर करिएगा एंड उसका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, वाराणसी जंक्शन या रेवाड़ी जंक्शन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन की बात करूँ तो ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हावड़ा जंक्शन जो है ये आपके पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में स्थित है, ठीक है ना। तो पहला तो आपको ये याद रखना कि ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के कहाँ, तो पश्चिम बंगाल का जो आपका हावड़ा शहर है वहीं स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि जो जंक्शन है ये होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, तो मैं जिनको नहीं पता उनको उनको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा कि जंक्शन उसे कहा जाता है जहां से कम कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से कम आपको जो है दो तीन रास्ता जो दिया हो, यानी कि जो है एक इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से रास्ता दिया हो आपका ट्रेन का, तो वो जो है ना ये आपका जंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो दिया रहता है उसे ही हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हावड़ा जंक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको याद रखना है कि ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस तो याद रखिएगा यहाँ जो है यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। कुल कितने प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है। और याद रखिएगा ये जो हावड़ा जंक्शन है आपका, ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। हावड़ा जंक्शन जो है आपका, ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कौन से मार्ग को जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है जो आपका हावड़ा जंक्शन है यहाँ से आपको कौन कौन से मार्ग को ये जोड़ता है। तो ये आपका हो गया जैसे कि बहुत सारे शहरों को जोड़ता है, जैसे कि आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली को जोड़ता है ये, दिल्ली हो गया। इसके अलावा आपका मुंबई हो गया, मुंबई हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेन्नई हो गया। और जो है लास्टली हम बात करें तो ये आपका जो है बंगलुरु हो गया, ठीक है ना। बंगलुरु से जुड़ा है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से मार्ग से जुड़ा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा हावड़ा जंक्शन से कि ये आपके कौन से इसका रेलवे जोन का हिस्सा है। इससे याद रखिएगा ये आपके जो है पूर्वी रेल जोन और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आपके कौन से रेलवे जोन का हिस्सा है, तो पहला आपको याद रखना है ये आपका जो है पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का हिस्सा है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिया, जितना भी पॉइंट लिखाई हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन के बारे में। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है ये आपके बिहार में है। तो ये जो है आपके कौन से रेलवे जोन का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके पूर्व मध्य रेलवे का हिस्सा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से का है, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपके कुल कितने प्लेटफॉर्म है, तो मुजफ्फरपुर जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुल कितने प्लेटफॉर्म है, कुल 8 प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। कुल कितने प्लेटफॉर्म है, कुल 8 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे एक पॉइंट और याद रखिएगा
ये जो आपका मुजफ्फरपुर जंक्शन है गाइस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1886 में। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुआ था 1886 में। तो ये था आपका मुजफ्फरपुर जंक्शन के बारे में। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो है आपका वाराणसी जंक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका वाराणसी जंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके कौन से रेलवे जोन का हिस्सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे मैं लिख देती हूँ। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है, ठीक है ना, आपका वाराणसी। उसके अलावा अगर हम बात करें वाराणसी से, आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि यहाँ कुल कितने प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ आपके 11 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपके कुल कितने प्लेटफॉर्म है गाइस? तो याद रखिएगा कुल 11 प्लेटफॉर्म है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका वाराणसी जंक्शन, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। तो ये जो है, जो लोग भी अगर इसका तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है, ये है आपका कौन सा हो गया? ये है आपका वाराणसी, ठीक है ना। तो इससे आप इतना याद रखेंगे। और लास्टली जो आपका बचता है रेवाड़ी जंक्शन। तो रेवाड़ी जंक्शन के बारे में जो है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं कहाँ पे लिखूं? तो रेवाड़ी जंक्शन के बारे में मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है ना। रेवाड़ी जंक्शन के बारे में मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये आपका रेवाड़ी जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी जंक्शन आपका हरियाणा में है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है? हरियाणा में। और ये रेवाड़ी जंक्शन जो है, ये आपके कौन से रेलवे जोन का हिस्सा है? तो रेवाड़ी जंक्शन जो है, ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये आपके हरियाणा में है। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे जितने भी जंक्शन लिखाई हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप जो है वो आपके रोवर्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है, या डुरंड कप है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप जो है, ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप है। डुरंड कप की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस। तो याद रखिएगा डुरंड कप की जो स्थापना हुई थी, डुरंड कप की स्थापना कब हुई थी, इसे आपको नोट करना है। तो डुरंड कप की स्थापना हुई थी 1888 में, 1888 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डुरंड कप के बारे में, तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डुरंड कप जो है, ये भारत के साथ साथ आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है गाइस। तो याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो डुरंड नाम रखा गया है, ये किस पे रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि इनके संस्थापक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इनके अगर हम संस्थापक के बारे में बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके संस्थापक का नाम क्या है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मॉर्टिमर सर मॉर्टिमर डुरंड। तो इन्हीं के नाम पे जो है ये कप का नाम रखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं रोवर्स कप की बात करूं, तो रोवर्स कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत का भारत का दूसरा पुराना टूर्नामेंट कौन सा है इसे याद रखिएगा। भारत का दूसरा पुराना टूर्नामेंट जो है ये आपका जो है रोवर्स कप है, ठीक है ना। भारत का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोवर्स कप की स्थापना कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रोवर्स कप की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा रोवर्स कप की स्थापना
यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1891 में, 1891 में, ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं संतोष ट्रॉफी की बात करूँ, तो संतोष ट्रॉफी की अगर मैं शुरुआत की बात करती हूँ कि संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 में, यानी कि 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो आपका फेडरेशन कप है, फेडरेशन कप की अगर मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो फेडरेशन कप की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 1977 में, ठीक है ना? यानी कि 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी फेडरेशन कप की। फिलहाल रोवर्स कप और फेडरेशन कप जो है ये आपका बंद हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगी। मैं फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो भी फुटबॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा फुटबॉल में 11 होती है। 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला रखना है कि जो फुटबॉल मैदान के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है ना? फुटबॉल के मैदान के जो है हम इसके बारे में लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लंबाई, तो फुटबॉल मैदान की जो है लंबाई कितनी होती है गाइस? तो इसकी लंबाई जो होती है वो होता है 90 से 120 मीटर, ठीक है ना? इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 से 120 मीटर होती है। और वहीं अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, मैदान की लंबाई हो गई। इसके अलावा अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो गाइस याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है आपका 45 से 90 मीटर, ठीक है ना? 45 से 90 मीटर। तो यहाँ पे डॉट हो गया तो कहीं हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं मैंने ये तो नहीं लिखा दिया। तो यहाँ पे जो है इसे मैं 4.5 लग रहा था, ठीक है ना? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये है आपका 45 से 90 मीटर। तो ये है फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो इतना पॉइंट आपको फुटबॉल से याद रखना है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तालाब के पानी और समुद्री पानी को ताजा पानी माना जाता है, या ऑप्शन बी नदियों और समुद्र के पानी को ताजा पानी माना जाता है, या ऑप्शन बी नदियां, झीलें, तालाब मीठे पानी के ऐसा है, या ऑप्शन डी समुद्र का पानी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर का ऐसा है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नदियां, झीलें, तालाब, ये आपके मीठे पानी का आशय है, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग किस वर्ष लिया था? तो आपको बताना है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग किस वर्ष लिया था? 1920 में, 1932 में, 1928 में, या 1930 में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने पहली बार जो भाग लिया था वो 1920 में लिया था, और दूसरी बार जो भाग लिया था ओलंपिक में वो 1928 में लिया था, ठीक है ना? दूसरी बार भाग लिया था, और इसमें जो है दूसरी बार में जो है भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है? भारत ने पहला दूसरी बार में जो है भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। और स्वर्ण पदक जीता तो किस में जीता था गाइस? तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, ठीक है ना? हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे से जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अब आपको याद रखना है ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओलंपिक के स्थापना के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो ओलंपिक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ओलंपिक का स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को, ठीक है ना? कब हुआ था? 23 जून 1894 को। और ये जो है स्थापना कहाँ हुआ था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये हुआ था पेरिस में, ठीक है ना? कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये हो गया। इसके अलावा मैं बात करती हूँ मुख्यालय के बारे में, ठीक है ना? कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, ओलंपिक का जो मुख्यालय है वो है आपका लाजेन शहर में, ठीक है ना? कौन से शहर में? लाजेन शहर। और लाजेन शहर आपका कहाँ पड़ता है गाइस? याद रखिएगा लाजेन आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना? ये आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है आपका स्वीट स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना?
इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका ओलंपिक खेल है गाइस, याद रखिएगा हर 4 साल में आयोजित होता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, ये भी आप पूछा जाता है, याद रखिएगा ये कब आयोजित होता है, हर 4 साल में आयोजित होता है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है, हर 4 साल में आयोजित होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें कि ओलंपिक की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस में पूछा गया था कि ओलंपिक की आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है ना। तो आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कौन सा है, पहला है आपका अंग्रेजी, ठीक है ना। पहला आपका कौन सा है गाइस, याद रखिएगा अंग्रेजी है। और दूसरा आपका कौन सा, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है ना, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक खेल का जो है, इसका जो है याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना, इसका प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था। तो मैं यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के बारे में लिख देती हूँ, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह जो इसका तैयार किया था वो किसने किया था, वो किया था आपके जो है, उनका नाम क्या था, पियरे पियरे डी कॉबिटन, ठीक है ना, पियरे डी कॉबिटन। इन्होंने ही प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था, ठीक है ना, प्रतीक पियरे डी कॉबिटन ने डिजाइन किया था, प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था, प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पियरे डी कॉबिटन है, यही आपके ओलंपिक के संस्थापक भी हैं, ठीक है ना, यही आपके ओलंपिक के संस्थापक भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना पॉइंट तो पहले ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ, तो ओलंपिक के बारे में और आपको क्या क्या याद रखना है, तो उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और तो इस सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है 5 महाद्वीप, इसका जो 5 रिंग देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो आपके पिक्चर में है, एक आपका दिख रहा है, नीला है, काला है, लाल है, हरा है, पीला है। तो याद रखिएगा ये 5 रिंग जो है ये किसको दर्शाता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है ना। ये 5 रिंग जो है ये किसको दर्शाता है, 5 महाद्वीपों को, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं बताई हूँ कि यहाँ पे जो आपका काला है, हरा है, लाल है, पीला है, तो इसे हम कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपको याद रखिएगा, जो आपका लाल रिंग है, लाल रिंग जो है ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो लाल जो है ये आपको दर्शाता है किसका, तो ये दर्शाता है अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को दर्शाता है। उसके बाद जो है अगला आपका कौन सा है, अगला जो है ये आपका काला है, ठीक है ना। तो काला किसको दर्शाता है, काला दर्शाता है आपके अफ्रीका को, ठीक है ना। काला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, काला दर्शाता है अफ्रीका को, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा आपका कौन सा रिंग है, तीसरा जो है ये आपका पीला है। पीला जो है ये किसको दर्शाता है, पीला दर्शाता है एशिया को, ठीक है ना, पीला किसको दर्शाता है, एशिया को दर्शाता है। उसके बाद जो है लास्ट चौथा आपका कौन सा है, चौथा है आपका नीला। नीला किसको दर्शाता है गाइस, तो याद रखिएगा नीला आपको दर्शाता है यूरोप को, ठीक है ना, नीला किसको दर्शाता है, यूरोप को। और जो लास्ट आपका जो पांचवा बचता है, तो जगह नहीं है तो मैं फिर यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, साइड में लिख देती हूँ। जो आपका लास्ट हरा कलर बच जाता है, हरा जो है ये किसको दर्शाता है गाइस, तो याद रखिएगा हरा जो दर्शाता है, ये दर्शाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। हरा किसको दर्शाता है, हरा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक चीज और छूट गया है जो कि आप लिख लीजिएगा, मैंने ओलंपिक के बारे में सारी चीज को क्लियर कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आदर्श वाक्य के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो आदर्श वाक्य इसका क्या क्या है, तो जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो है तेज, ऊंचा और मजबूत, ठीक है ना। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है गाइस, याद रखिएगा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है तेज, ऊंचा और मजबूत। ये जो है ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। तो ये आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने सारी चीज दिखा दी, प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की? तो गाइस आपको बताना है जो ये यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। और यहाँ पे अब हम एक-एक करके गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गंगा नदी के बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? जो कि आपका गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका आपको लंबाई याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आपको लंबाई याद रखना है, ठीक है ना? लंबाई। तो गंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है ना? 2525 किलोमीटर, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है गंगा नदी के उद्गम के बारे में, ठीक है ना? इसका उद्गम कहाँ से होता है ये आपको याद रखना है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, ठीक है ना? इसका उद्गम कहाँ से होता है गाइस? याद रखिएगा। इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। हिमनद। गंगोत्री हिमनद आपका कहाँ है? तो ये भी आप लिख लीजिएगा। गंगोत्री हिमनद जो है ये आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना? गंगोत्री हिमनद आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। अब अगर मैं बात करती हूँ कि गंगा नदी का जो बहाव होता है वो गंगा नदी कैसे बहती है, तो ये भी ये लिखिएगा। गंगा नदी जो का जो बहाव है सबसे पहले जो है ये कहाँ से, ये आपके जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से, यानी गंगोत्री हिमनद से। तो सबसे पहले तो ये उत्तराखंड में बहती है, ठीक है ना? उत्तराखंड में ये जब ये बहती है तो उत्तराखंड से बहते बहते ये कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है ना? उत्तराखंड से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है? बिहार में प्रवेश करती है। फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ करती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना? बिहार के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद जो है गाइस ये कहाँ हो जाती है? इसके बाद जो है ये आपके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो है आपको याद रखना है बंगाल के खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका बहाव किस तरीके से है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना? गंगा नदी को जो है याद रखिएगा राष्ट्रीय नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है? उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कुछ सहायक नदी के बारे में। जैसे कि गंगा की सहायक नदी कौन-कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो गंगा की सहायक नदी आपका कौन-कौन सा हो गया? जैसे कि यमुना नदी होगी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोसी नदी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंडक नदी हो गया, ये भी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा सोन नदी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है घाघरा नदी हो गया। ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना? तो गंगा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उनको याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में, ठीक है ना? तो यमुना नदी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें यमुना नदी के उद्गम के बारे में, ठीक है ना? यानी कि इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका यमुनोत्री से, ठीक है ना? ये भी उत्तराखंड से होता है, यमुनोत्री से, ठीक है ना? यमुनोत्री आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है? उत्तराखंड में। अच्छा, मैंने एक पॉइंट आपको मैं नहीं बताई हूँ जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो गंगा नदी जो है यमुना नदी जो है ये गंगा से मिलती है, ये कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा ये प्रयागराज में मिलती है, ठीक है ना? यमुना नदी और गंगा नदी का संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपका यमुना नदी के जो है दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसके हम लंबाई के बारे में बात करते हैं। यमुना नदी की लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा यमुना नदी की लंबाई है वो है आपका 1376 किलोमीटर, ठीक है ना? कितना है गाइस? तो याद रखिएगा 1376 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है यमुना नदी की, ठीक है ना? उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है इसे भी हम देखेंगे। सहायक नदी, ठीक है ना? तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जैसे कि अगर हम बात करें आपका जो चंबल नदी हो गया,
चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें बेतवा नदी, बेतवा नदी भी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका केन नदी हो गया। ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो गाइज अगर आपको बोर्ड पे अगर सही से नहीं दिख रहा होगा कि मैंने अगर सही से नहीं लिखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं थोड़ा सही से लिखूंगी। ऐसे जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो काली घाट चित्रकला उत्तराखंड से संबंधित है, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से या लद्दाख से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये जो है आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है ना, काली घाट चित्रकला। अब काली घाट चित्रकला से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये याद रखिएगा, इस जो है इस चित्रकला को विकसित किसने किया था, किस समुदाय के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो इसे जो विकसित किया गया था ये पटुआ समुदाय के द्वारा, ठीक है ना। विकसित इसे किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा, पटुआ पटुआ समुदाय के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था, ठीक है ना, पटुआ समुदाय के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि ये जो चित्रकला है ये किस पे बनाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके कागज पे बनाई जाती है, ठीक है ना। ये चित्रकला किस पे बनाई जाती है, कागज पे, जिसमें जो है कागज पर बनाई जाती है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें वाटर कलर का उपयोग किया जाता है। कागज पर बनाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें और इसमें किसका उपयोग किया जाता है ये भी याद रखिएगा, वाटर कलर का, ठीक है ना। वाटर वाटर कलर का उपयोग होता है, ठीक है। और वाटर कलर का जो उपयोग होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत डार्क और बहुत मतलब कि बोल्ड टाइप में ये बनाया जाता है, ये चित्र जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन ये जो है बोल्ड तरीके से बनाया जाता है, लेकिन अगर इसके जो हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, कालीघाट चित्रकला की जो पृष्ठभूमि होगी, ये हमेशा जो है या तो कोई हल्की कलर होगी, हल्की कलर, या हल्की या फिर जो है पीला कलर होगा, हल्की या फिर पीला कलर होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कितनी लाइट कलर है, ठीक है ना, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आप पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो जहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ कुछ भी, तो ये आपका देख रहे हैं आप कितना ये हल्का कलर है, और दूसरा साइड आप देखिए ये कितना है, ये पीला कलर है। तो यही दो ही चीज का उपयोग होता है, एक तो या तो इसका जो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत लाइट कलर होगा, नहीं तो येलो कलर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, ये जो बनाई जाती है, ये चित्रकला जो की जाती है, इसमें किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये ब्रश से ये चित्रकला बनाई जाती है, ब्रश स्ट्रोक से, ब्रश स्ट्रोक से बनाई जाती है। ये आपके जो है कालीघाट चित्रकला के बारे में इतना याद रखना है। आप जैसे अगर मैं उत्तराखंड की पेंटिंग की बात करूं, कौन सा पेंटिंग है जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा एपेन चित्रकला। एपेन चित्रकला जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, एपेन, ए एपेन चित्रकला, ठीक है ना। ये आपके किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब से जो है ये आपका कौन सा संबंधित है, तो पंजाब से जो फुलकारी जो हो गया, फुलकारी आपके हरियाणा से भी संबंधित है और पंजाब से भी संबंधित है, ठीक है ना। फुलकारी की अगर मैं बात करूंगी, फुलकारी जो है ये आपके पंजाब और हरियाणा दोनों, याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा दोनों से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं लद्दाख की बात करती हूँ, तो लद्दाख से जो है ये लद्दाख आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा लद्दाख का जो हो गया ये आपका थांका चित्रकला। थांका चित्रकला जो है ये आपका कहाँ का है, इससे याद रखिएगा थांका चित्रकला जो है ये आपके लद्दाख का है, ठीक है ना। थांका चित्रकला ये लद्दाख का भी है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना ये हिमाचल प्रदेश का भी है, ठीक है ना। ये लद्दाख का भी है और हिमाचल हिमाचल प्रदेश का भी, इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 29 है, 13 है, या फिर 78 है, या 47 है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेटिनम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक होता है गाइस, प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, वो होता है आपका पीटी। ठीक है ना, प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक पीटी होता है। तो गाइज में से एक गलती हो गई थी, जो कि वो गलती क्या हुआ था, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दरअसल हुआ ये था कि जो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3। ठीक है ना, और मैंने वहां पे क्या लिख दिया था कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटी छोटी सी चीज गलती हो जाती है, तो वो जब आप लिखाते रहते हैं ना तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि वहां पे गलती हो गया है। तो अगर जितने भी लोग मेरा प्रीवियस ईयर देखे होंगे उसमें से कुछ गलत नहीं है, बस वही एक छोटा सा गलती हो गया था कि जो मुझे लिथियम का परमाणु क्रमांक था वो 3 हो गया था। ठीक है ना, 3 होता है, 2 मैंने कर दिया था। ठीक है, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 29 है, तो तांबा का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, याद रखिएगा तांबा का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 29 होता है। इसके अलावा अगर मैं 13 में बात करती हूँ, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, याद रखिएगा एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 13। और वहीं अगर मैं 47 बात करूं, तो 47 में जो है आपका चांदी, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, याद रखिएगा चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47। चांदी को हम किससे डिनोट करते हैं गाइस, याद रखिएगा इसका रासायनिक प्रतीक एजी है, एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक एल है, और तांबा का रासायनिक प्रतीक सीयू है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने लिथियम के बारे में गलत किया है, तो मैं इसे सही कर देती हूँ, लिथियम। ठीक है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लोहा, लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा 26। इसके अलावा मैं आपसे याद रखिएगा जो सब मैं लिखा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब जैसे कि लिथियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो लिथियम का रासायनिक प्रतीक होता है एल। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, लोहा का रासायनिक प्रतीक होता है Fe। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका जो है सोडियम, सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। और कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है Ca। ठीक है ना, इतना आप याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सा चीज है लेकिन फिर भी एग्जाम में ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीएनए और आरएनए से, ऑप्शन बी लिपिड द्विस्तरीय और प्रोटीन से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, या ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड और लिपिड से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों से बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं प्लाज्मा झिल्ली की मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपकी किस प्रकार की झिल्ली है, तो याद रखिएगा अर्ध परागमय झिल्ली है। ठीक है, अर्ध परागमय प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपकी किस प्रकार की झिल्ली है गाइस, याद रखिएगा अर्ध परागमय झिल्ली है। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लाज्मा झिल्ली में आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है गाइस, तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल करता है यह जो है ये क्या करता है, ये झिल्ली को लचीला बनाए रखने में मदद मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या करता है, झिल्ली को झिल्ली को लचीला बनाए रखने में कौन मदद करता है, झिल्ली को लचीला लचीला बनाए झिल्ली को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है ना, ये आपका कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपके पशु कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है ना,
पशु कोशिका में भी पाया जाता है, और याद रखिएगा ये आपका जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है, ये हर किसी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य जो है ये शहरीकरण को बढ़ावा देना, बड़े उद्योगों को प्रतिस्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन या निर्यात को बढ़ावा देना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। भारत में लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लघु उद्योग जो है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लघु उद्योग जो है ये कौन कौन सा होता है। जो लघु उद्योग होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग जो है ये आपका एक लघु उद्योग है, ठीक है ना। हस्तशिल्प उद्योग में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। हस्तशिल्प उद्योग में आपका क्या क्या आता है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो इसमें आपका जैसे आ जाएगा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके मैं पूरा क्लेरिफाई कर देती हूँ ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी हो तो कभी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ आप लोग सवाल पढ़ें और बस उसका आंसर दें और बस। जब तक चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं होगी, चीजों का अच्छे से आपको क्लेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप वो दिन गया कि आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर पढ़े और एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, जब तक कि आप चीजों को अच्छे से और डीपली नहीं पढ़ेंगे गाइस, आपके लिए वो वेस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और कोशिश करिए नोट बनाने का। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका मिट्टी के बर्तन हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपकी कांच की वस्तुएं हो गई, कांच की वस्तुएं हो गई, ये सब आपका किस में आ गया, ये सब आपका आ गया हस्तशिल्प उद्योग में, ठीक है ना। ये सब आपका हस्तशिल्प उद्योग में आ गया। अब जैसे कि मैं ये आपका कौन सा हो गया, लघु उद्योग हो गया ये सारे। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका जैसे कि हो गया जूट और बांस का उद्योग, जूट और बांस का उद्योग जो है ये भी आपका लघु उद्योग हो गया। जूट और बांस उद्योग जो है ये भी आपका जो है लघु उद्योग हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिखती हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे खिलौने, खिलौने का निर्माण जो होता है ये भी आपका लघु उद्योग में आता है, ठीक है ना, खिलौना का निर्माण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो है पेपर उत्पाद, पेपर उत्पाद उद्योग जो है ये भी आपका लघु उद्योग में आता है, ठीक है ना। ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका जो है एक होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है ना, संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब जैसे मैंने यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लिखा है तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना, कि ये उद्योग इसके अंतर्गत होता क्या है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत जैसे क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे मसाले हो गए, मसाले का आपने व्यापार किया ये भी आपका लघु उद्योग हो गया। या फिर आपने अचार का जो है उद्योग किया ये भी आपका जो है लघु उद्योग की श्रेणी में आया। तो ये सारे जो है जैसे कि अचार हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पापड़ आपका हो गया। तो ये सारे आपके ये जो है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, लेकिन ये भी आपका एक लघु उद्योग है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये मान्यता प्राप्त है। तो अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि सबको यूनेस्को में कब मान्यता प्राप्त हुआ। तो जैसे कि मैं अगर बात करती हूँ सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसे जो मान्यता प्राप्त हुआ है ये आपका 2001 में हुआ है, ठीक है ना। इसे कब हुआ है इसे याद रखिएगा, इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2001 में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका पचमढ़ी है, पचमढ़ी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, पचमढ़ी को यूनेस्को में 2009 में शामिल किया गया, ठीक है ना। और जो आपका नीलगिरी है इसे कब शामिल किया गया, नीलगिरी को शामिल किया गया 2012 में। और नीलगिरी को स्थापित कब किया गया ये भी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नीलगिरी को जो स्थापित किया गया था ये किया गया था 1986 में। कब, 1986
86 में। तो ये तो है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं लिखा रही हूँ, इसे आपको नोट करना है। ये नीलगिरी के बारे में करें तो याद रखिएगा, नीलगिरी जो है ये आपके भारत का पहला और सबसे बड़ा, भारत का पहला और सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं नीलगिरी की बात करूं तो याद रखिएगा, ये आपके फैला हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है कर्नाटक में, और जो है, और आपका कौन सा हो गया, और आपका केरल, ठीक है ना। कर्नाटक और केरल जो है राज्यों में फैला हुआ है, राज्यों में फैला है। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, की यह स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो इसकी स्थापना कब, 1926 में, 1920 में, 1924 में, या 1928 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में हुआ था। और इसका स्थापना जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसीलिए आपको याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोल देता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपको उद्देश्य याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय श्रमिकों के, भारतीय श्रमिकों के अधिकारों, अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन सा है, तैराकी, वल्लमकली, कलियोट्टम, या कबड्डी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लमकली। वल्लमकली जिसे हम क्या कहते हैं, नौका दौड़ भी। तो कभी कभी ये जो है, ये जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो है कभी नौका दौड़ भी रहता है और कभी कभी वलम कली भी रहता है। तो ये दोनों वर्ड रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो जो आपका जो नौका दौड़ होता है, ये विशेष करके ये कब किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये ओणम उत्सव के दौरान किया जाता है। ओणम उत्सव के, ओणम उत्सव, सॉरी, ओणम उत्सव, ओणम उत्सव के दौरान होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ गैस, ओणम उत्सव के दौरान होता है। और जो है आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, ये नौका दौड़ जो होता है ये कौन से नदी पर आयोजित होता है गैस। तो याद रखिएगा, ये जो होता है पंबा नदी पर आयोजित होता है, ठीक है ना, पंबा नदी पर आयोजित होता है। ये नौका दौड़ जो होता है कौन सी नदी पर आयोजित होता है, पंबा नदी पर आयोजित होता है। तो ये हो गया। और जब ये नौका दौड़ होता है तो इसमें कितने प्रकार की नावें होती हैं। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की नाव होती हैं, 3 प्रकार की नावें शामिल होती है जब नौका दौड़ होता है तो, ठीक है ना। अगर मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो है 3 प्रकार के नाव जो शामिल होते हैं, ये 3 प्रकार के नाव के कौन कौन से हैं। तो पहला आपको याद रखना ये होता है चुंडल, चुंडल वल्लम, ठीक है ना, चुंडल वल्लम। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा होता है guys? दूसरा जो होता है ये होता है ओडी वल्लम। दूसरा जो होता है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा, दूसरा जो होता है ये होता है ओडी वल्लम। और तीसरा जो होता है ये कौन सा होता है, तीसरा जो होता है ये होता है वीप, वीप वल्लम। तो ये 3 प्रकार की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। इस 3 प्रकार में जो है सबसे बड़ा नाव कौन सा होता है, चंडल वल्लम। चंडल वल्लम जो है ये सबसे बड़ा नाव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चंडल वल्लम जो है गाइस याद रखिएगा, ये बड़ा नाव होता है।
उसके बाद जो है आपका जो ये वाला ओडी वल्लम है, ये मध्य नाव होता है, यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा होता है। और जो है ये आपका वीप वल्लम जो है, ये छोटा नाव होता है। ये कैसा नाव होता है गाइस? तो यह देखिएगा, ये होता है आपका छोटा नाव। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम डैश था, यानी कि क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, रुकनुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद या इफानुद्दीन मोहम्मद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब बाबर जो है ये आपका कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक था, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बाबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे, ठीक है ना, बाबर से रिलेटेड, तो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? बाबर के जो है 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। बाबर के 4 युद्ध में कौन कौन सा है? पहला जो है वो आपका है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये आपका कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है ना। और इसी की वजह से जो है बाबर बाबर की इसमें जीत हुई थी, ठीक है ना। 4 युद्ध हुए थे और चारों युद्ध में जो है ये बाबर की जीत हुई थी, ठीक है ना। 4 युद्ध हुए थे और इस चारों युद्ध में जो है ये क्या हुआ था? बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। तो 1526 में जो युद्ध हुआ था इसमें जो है ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को जो है इसमें इन्होंने हराकर मुगल सत्ता को स्थापित किया था। इसके अलावा जो है दूसरा युद्ध कौन सा था गाइस? तो दूसरा युद्ध था आपका खानवा का लड़ाई, ठीक है ना, खानवा का युद्ध। और वही अगर मैं बात करूं कि खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था इसमें राणा सांगा की हार हुई थी, ठीक है ना। और तीसरा जो युद्ध था वो कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो इसमें मेवाड़ किला पे इन्होंने कब्जा किया था, ठीक है ना, मेदिनी राय के बीच हुआ था। और चौथा जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गाइस? याद रखिएगा, चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और वहीं अगर मैं बात करूं कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और याद रखिएगा 15, ये 4 युद्ध हुए, चारों युद्ध में बाबर की जीत हुई और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हुई तो याद रखिएगा पहले इसे कहाँ दफनाया गया था? पहले इसे आगरा में दफनाया गया, आगरा में दफनाया गया। लेकिन आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में जब बाबरनामा पढ़ा गया तो उसमें जो है उन्होंने क्या उनके मुताबिक कहाँ दफनाया गया? काबुल में, ठीक है, बाद में काबुल में दफनाया गया। तो इतना पॉइंट आपको बाबर से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया? सर जगदीश चंद्र बोस को, एस चंद्रशेखर को, वीएस नायपाल को या हरगोविंद खुराना को? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस को नहीं सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से, बाकी आपके तीनों जो है, तीन नाम जो है इन्हें सम्मानित किया गया। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एस चंद्रशेखर की बात करेंगे गाइस। तो इन्हें जो है याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1983 में सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और कौन से क्षेत्र से किया गया था? तो इन्हें भौतिकी में किया गया था, ठीक है ना, भौतिकी में किया गया था। और याद रखिएगा इन्हें भौतिकी में किया गया था, तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से किस लिए किया गया था? तो याद रखिएगा सितारों की संरचना के लिए। किस लिए किया गया था? सितारों की संरचना के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका कौन है? वीएस नायपॉल। तो वीएस नायपॉल के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्हें जो है कब सम्मानित किया गया? 2001 में, ठीक है ना। वीएस नायपॉल को कब सम्मानित किया गया? 2000 इसे 2001 में, ठीक है ना। और याद रखिएगा इन्हें कौन से क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेसी के रेट में, लिटरेसी में इन्हें सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य के क्षेत्र में।
और इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो किस लिए किया गया था, तो याद रखिएगा इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक पहचान के विषय पर केंद्रित थी इनकी एक पुस्तक, ठीक है ना। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद पर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगला है आपका हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को कब सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से 1968 में। और हरगोविंद खुराना को किसमें किया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्हें जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस लिए किया गया था, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है जेनेटिक कोड और प्रोटीन सेंसलेशन के बारे में खोज की थी, उन्हीं के बारे में, ठीक है ना। तो इन्हें जो किया गया था जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है 5 जून को, 11 नवंबर को, 8 मार्च को या 21 जून को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें ये किन की जयंती पे मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पे। अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद की जयंती पे मनाया जाता है। आजाद, ठीक है ना। अबुल कलाम, थोड़ा सा ये हो रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आजाद की जयंती पर। और याद रखिएगा ये आपके कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा ये जो थे ये आपके शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। ये आपके जो है कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके थे शिक्षा मंत्री, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका जो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुआ था 2008 में। शुरुआत हुआ था 2008 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा इसे जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, यानी कि याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा घोषित, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये घोषित किया गया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि आपका 5 जून है, 5 जून को क्या होता है, तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 मार्च, 8 मार्च का कौन सा डे है, तो 8 मार्च को है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है गाइस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आपका आता है कौन सा, 21 जून। 21 जून को आपका कौन सा डे मनाया जाता है, तो 21 जून को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 के नाम से कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटन थी, वैशाली थी, श्रावस्ती थी या राजगीर थी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगिरी थी, लेकिन जब मौर्य वंश का उदय हुआ था, मौर्य वंश का उदय हुआ था, तो इसकी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो मौर्य वंश का उदय हुआ तो इसकी राजधानी राजगीर से कहाँ हो गई गाइस, याद रखिएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। तो इतना याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम महाजनपद की बात करें तो टोटल कितने महाजनपद है गाइस, तो याद रखिएगा टोटल 16 महाजनपद है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें आपके जो है 15 महाजनपद जो है, 15 महाजनपद आपके उत्तर में है, 15 महाजनपद आपके उत्तर में है। और जो आपका एक महाजनपद है वो आपका दक्षिण में है। अब यहाँ पे तो है 15 तो है आपके, है जो एक महाजनपद आपका दक्षिण में है वो कौन सा महाजनपद है, तो उसका नाम है अस्मक। अस्मक महाजनपद जो सिर्फ एक महाजनपद आपके दक्षिण साइड था, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पाटन, पाटन जो है ये किसका है? तो याद रखिएगा पाटन जो है यही आपके अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी गाइस? याद रखिएगा पाटन थी। इसके बाद अगर हम वैशाली की बात करें गाइस तो याद रखिएगा आपका वज्जी का राजधानी कहाँ था गाइस? तो याद रखिएगा वज्जी का राजधानी वैशाली था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती, तो ये आपके कौशल का राजधानी, कौशल का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखा रही हूँ और उसका राजधानी लिखाऊंगी। जैसे कि अगर कौशल की बात हो गई, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी गाइस? तो याद रखिएगा काशी की राजधानी थी जो कि वाराणसी थी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला अगर मैं पूछूं आपका उज्जैन, उज्जैन की राजधानी कहाँ थी गाइस? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उज्जैन की राजधानी थी ये आपका कहाँ था गाइस? तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका अवंती होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन है, ठीक है ना। इस साइड आपका महाजनपद है, इस साइड आपका क्या है? महाजनपद है, और इस साइड राजधानी है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपका हो गया कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा कंबोज की अगर मैं बात करूं, कंबोज की राजधानी आपका हो गया राजपुर। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ अंग, अंग की राजधानी आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा अंग की राजधानी है आपका चंपा। अंग की राजधानी आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा अंग की राजधानी आपका चंपा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुआ का परिवार शामिल है? तो कौन किसका परिवार गाइस? तो याद रखिएगा कछुओं का परिवार। तो उभयचर में, सरीसृप में, या कौंड्रिकथीज में, या एवीज में? तो गाइस ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरीसृप में, यानी कि रेप्टाइल में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपका सरीसृप में कौन कौन से जानवर आते हैं, तो जैसे पहले कछुआ हो गया, जिस तरीके से आपको प्रश्न में कछुआ दिया गया है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ दे सकता है जो कि सरीसृप में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि जो रेंगता हुआ होगा ना वो आपका सरीसृप में आएगा, रेप्टाइल। जैसे आपका सांप हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, ये भी आपका रेप्टाइल में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है इगुआना हो गया, इगुआना, ये भी आपका हो गया रेप्टाइल में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका छिपकली, ये भी आपका रेप्टाइल, छिपकली भी रेंगता है। इसके अलावा घड़ियाल, घड़ियाल भी रेंगता है। और कौन रेंगता है? और मगरमच्छ रेंगता है, मगरमच्छ। तो ये सारे जो है ये आपके जो है किस में आ जाएंगे गैस? तो ये सारे आपके आ जाएंगे रेप्टाइल में, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला किसका मात्रक होता है गाइस? तो याद रखिएगा कैंडेला जो होता है वो होता है द्रव्यमान का, या फिर प्रकाश तीव्रता का, या चाल का, या पदार्थ की मात्रा का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। प्रकाश तीव्रता को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMI, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है आपका कैंडेला। अगर वहीं हम बात करते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। वहीं अगर मैं चाल की एसआई मात्रक की बात करूंगा तो याद रखिएगा चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो सेवा पे, कृषि पे, आयात पे, या विनिर्माण पे? तो मेक इन इंडिया जो पहल है वो है आपकी विनिर्माण पे है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर पे है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मेक इन इंडिया जो योजना है इसे लॉन्च कब किया गया था ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है ना।
तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014, ये आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था, 1952 में, 1942 में या 1951 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1949 में हुआ था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि ये इस समिति का जो गठन किया गया था, इसका जो है अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में तो हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है। अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इनके अध्यक्ष का नाम क्या था? प्रो पीसी महाल महाल नोबिस, ठीक है ना, महाल नोबिस, ये इनके अध्यक्ष का नाम था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि असम में मनाए जाने वाले उत्सवों में कौन सा उत्सव वैष्णव द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव जो है ये वैष्णव द्वारा मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है डोल जात्रा, अंबुची मेला, रोंगकर या बिहू। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डोल यात्रा जो है ये असम में मनाए जाने वाले वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ डोल यात्रा से रिलेटेड, तो यहाँ पे होता क्या क्या है इसे हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये उत्सव जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। फाल्गुन, ये उत्सव जो है ये आपका कब मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा, ये उत्सव जो है ये आपका फाल्गुन पूर्णिमा में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, ये जो है आपका असम में तो वैष्णव संप्रदाय के द्वारा मनाया ही जाता है, लेकिन और कौन कौन से राज्य में ये मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, डोल जात्रा जो है ये आपके ओडिशा में भी मनाया जाता है ये फेस्टिवल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सारे मनाए जाते हैं। इसके अलावा आप त्रिपुरा में भी ले लीजिए, ठीक है ना। त्रिपुरा, असम में तो मनाया जाती है, इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में होता क्या है ये भी आप याद रखिएगा। तो इस फेस्टिवल में ये होता है कि जो राधा और कृष्ण की मूर्ति होती है, राधा कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति को झूले पर स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। झूले पर स्थापित किया जाता है, ये जो है ये फेस्टिवल में यही होता है, स्थापित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 161 से, या अनुच्छेद 164 से, या अनुच्छेद 155 से, या अनुच्छेद 153 से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति, ठीक है ना। तो ये है अनुच्छेद 161 से, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किस आर्टिकल में, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक करके मैं बात करती हूँ। जैसे कि मैं आर्टिकल 164 की बात करूँ, इसमें आपको क्या कहा गया है? तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो होता है, ये जो है ये किस आर्टिकल के तहत है? ये है आपका अनुच्छेद 164 के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 की मैं बात करती हूँ, इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, जितना भी मैं लिखा रही हूँ ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगला आपको लिखना है जो कि है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
तो ये किस आर्टिकल में है? ये है आपका है 153 में, राज्यपाल होगा। ठीक है। आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे। तो ओडिशा राज्य से जो है ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा राज्य से, तो ओडिशा राज्य से पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि ओडिशा राज्य से आपका कौन सा नृत्य संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य। याद रखिएगा, ये आपका संबंधित है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य संबंधित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा है जो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले नर्तक बने हैं। तो वो हैं आपके गुरु बिपिन सिंह, या केलुचरण महापात्र, या उदय शंकर, या पंडित बिरजू महाराज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्र जो है ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगर इनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो कि याद रखना है केलुचरण महापात्र से। तो यहाँ पे जो क्या बोला गया, पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो इन्हें पद्म श्री भी प्राप्त है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त है। ठीक है। इन्हें पद्म भूषण प्राप्त है। और क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया है कि पद्म विभूषण, क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया है कि इन्हें पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ। और लास्ट आपका कौन सा है, एक है संगीत नाटक अकादमी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रखना है कि जो है ये आपका ये सारे पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं कब मिले हैं। ठीक है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हें पद्मश्री, पद्मश्री ने कब मिला है, 1974 में मिला है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो आपका 1988 में मिला है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो 2000 में मिला है। और वहीं अगर हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1966 में मिला है। ठीक है। तो ये हो गया केलुचरण महापात्र से। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके ओडिसी से संबंधित है। ठीक है। कौन-कौन से नृत्य हैं जो कौन-कौन से नाटक हैं जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं? तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था संयुक्ता पाणिग्राही। तो संयुक्ता पाणिग्राही जो ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो पाणिग्राही। तो इनका संबंध है आपके ओडिसी नृत्य से। इसके अलावा अगर बात करें सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा का संबंध जो है ये किससे है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। तो याद रखिएगा ये भी आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से जो है ये आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक और गैस निकलती है जब भी अगर मैं लोहा और जो है आपका पानी H2O इसकी प्रतिक्रिया होगी तो कौन कौन सा गैस निकलेगा। तो पहला आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि आपका H2 होता है हाइड्रोजन। और दूसरा कौन सा गैस निकलेगा, अगर दूसरा ऑप्शन में होता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा आपका हो जाएगा लौह ऑक्साइड। दूसरा आपका क्या हो जाएगा गाइस, और लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो लौह ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो लौह ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गंगा सागर मेला भारत के सबसे बड़ा धार्मिक मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये गंगा सागर मेला। तो कौन से राज्य में आयोजित होता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, या पश्चिम बंगाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ये होता है। ठीक है ना। अगर वहीं अगर हम बात करें कि ये जो है गंगा सागर मेला जो है ये आपको ध्यान रखना है गंगा सागर मेला कब मकर संक्रांति के अवसर पे ये आयोजित होता है।
तो याद रखना ये जो आयोजित होता है ये किस पे होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये आयोजित होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको गंगा सागर मेला से और क्या याद रखना है, ये जो आयोजित होता है ये कब होता है, 8 से 16 जनवरी के बीच। 8 से 16 जनवरी के बीच ये आयोजित होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, गंगा सागर मेला जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नदी के किनारे पर आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे पर आयोजित होता है। तो हुगली नदी के किनारे पर आयोजित होता है। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि समतल मैदान का मुख्य रूप किससे बना है, तो समतल मैदान जो है ये मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से, रेत से, लावा से या चट्टान से। तो गाइस समतल मैदान की अगर मैं बात करूँ तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं इसके बारे में एक एक करके बात करूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है कि समतल मैदान जो है ये उससे बना होता है, ये खासकर अवसादी सामग्री से बना होता है। ठीक है ना, ये किससे बना होता है गाइस, याद रखिएगा अवसादी सामग्री से, अवसादी सामग्री से बना होता है। ठीक है, तो ये आपके जैसे कि अवसादी सामग्री जैसे कि ये आपके जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से बनता है। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी आपका किससे बनता है, जलोढ़ मिट्टी आपके बनता है जो कि नदियों के द्वारा जो लाई जाती है, जो आपकी लाई गई जो मिट्टी होती है जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है ना, इसके अलावा दूसरा जो है ये आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका रेत, रेत और रेत और गाद होता है। ठीक है ना, तो ये भी जो कि आपको हवा और पानी के प्रवाह से जमा होता है ये अवसाद। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं तीसरा अवसादी सामग्री की बात करूं तो जैसे चूना पत्थर और कंकर हो गया, तो चूना पत्थर और कंकर, तो इस सब से जो है ये आपका बना होता है आपका चूना पत्थर और कंकर। तो इससे आपका क्या बना होता है, इससे आपका बना होता है समतल मैदान। अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समतल मैदान का उदाहरण क्या क्या है, अगर मैं बात करती हूँ उदाहरण, ठीक है ना, तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है गंगा का मैदान हो गया, ये आपका कौन सा समतल मैदान है, गंगा का मैदान हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है दूसरा आपका कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भी आपका एक समतल मैदान हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो है पंपास का मैदान, ये भी आपका जो है पंपास, पंपास का मैदान, ये भी आपका जो है कौन सा हो गया, ये हो गया आपका समतल मैदान का उदाहरण है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है मिसिसिपी, मिसिसिपी मैदान जो है मिसिसिपी, मिसिसिपी मैदान जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, मिसिसिपी मैदान जो है ये भी आपके समतल मैदान का उदाहरण है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और नाम लूं जैसे कि आपका जो है अमेजन का मैदान, अमेजन का मैदान, ये भी आपका जो है ये समतल मैदान का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे जो है कुछ समतल मैदान के उदाहरण है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि चाप चार कूट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। चाप चार कूट तो नागालैंड का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है या अरुणाचल प्रदेश का है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाप चार कूट जो है ये किस कौन से राज्य का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके मिजोरम का। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये जो है ये आपके कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपके मीजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, मीजो जनजाति द्वारा। ठीक है, मीजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है ये हर साल मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, मार्च के पहले सप्ताह में। ठीक है ना, मार्च के पहले सप्ताह में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट, तो याद रखिएगा ये फसल जो मनाया जाता है मार्च के पहले सप्ताह में, तो याद रखिएगा हमेशा ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल फसल कटाई के बाद ये मनाया जाता है। ठीक है ना, फसल कटाई के
फसल कटाई के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ये मिज़ोरम का फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1985 में, 1983 में, 1965 में या 1962 में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून जो है ये आपका 1985 में पारित हुआ था। और याद रखिएगा दल बदल विरोधी कानून को जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत 52वां 52वां संविधान, ठीक है ना? 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, ठीक है ना? संशोधन के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जोड़ा गया है ये किस में जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, ठीक है ना? कौन सी अनुसूची में गए? तो 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। क्योंकि पहले जो अनुसूची थी वो कितनी थी? टोटल 8 थी। बाद में जाके वो 12 अनुसूची बनी है, तो यही सब जोड़ करके ही बना है, जिसमें से आपका 10वीं जो बना है, ये आपका दल-बदल से ही संबंधित है, ठीक है ना? दल-बदल विरोधी कानून एक्चुअली होता क्या है? तो दल-बदल विरोधी कानून जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी दल-बदल को रोकना था, यानी कि जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, वो बिना किसी वैध कारण के अपनी पार्टी को बदलकर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इसी की वजह से ये कानून को लाया गया, ठीक है? अगर मैं बात करूँ जो आपका 1962 है, तो 1962 में इसमें आपका हुआ था 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना 12वां यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा इसे मैं सही कर देती हूँ। 12वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो याद रखिएगा 12वां संविधान, ये गलत ही में से हो रहा है। 12वां संविधान संशोधन, ठीक है? ये जो है आपका कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1935 में, 1933 में, 1927 में या 1962 में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी छोटे जाति के जो लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने देता था। इसी वजह से जो है इसमें जो है आंदोलन किए थे बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और ये आंदोलन हुआ था 1927 में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच तो समानुपातिक है, प्रतिलोम है, प्रत्यक्ष है या कोई संबंध नहीं है? तो गाइस प्रतिलोम है, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिलोम कैसे है? तो याद रखिएगा कि जब भी ब्याज दर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ये जो है ब्याज दर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। ये किस तरीके का प्रतिलोम है? तो याद रखिएगा ब्याज दर अगर बढ़ेगी, ठीक है ना? ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग जो है, मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी गाइस? मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। तो ये प्रतिलोम है, ये आपको याद रखना है। तो गाइस आपका जो आज का एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेशन जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।